इनकम टैक्स के इस आज की वीडियो में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हेड है हमारा इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसा कि आप जानते हो कि ये इनकम का फिफ्थ हेड है, पांचवा हेड है ये। इससे पहले हम 4 हेड्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और ये पांचवा हेड भी, इससे जो रिलेटेड रूल्स हैं वो मैं आपको क्लास में ही करवा चुकी हूँ। और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले थे, तो उसके बाद से जैसा कि आप सबको पता ही है कि लॉकडाउन और कॉलेज ऑफ हो गया, तो फर्दर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से वीडियोस के थ्रू हम इनको समझ सकें। तो आज मैं इस पहले वीडियो में, इस चैप्टर के पहले वीडियो में आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे कि आपको रूल्स जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उनको समझने में आसानी होगी। इससे पहले हम 2 क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मैं थर्ड क्वेश्चन है आपका आपकी बुक का, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें आप देख सकते हैं ये श्री रौनक हैं, इनकी आपको 2020-21 कर निर्धारण वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैलकुलेशन करनी है। इसमें आपको 5 पॉइंट्स में कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। जैसे कि पहले पॉइंट में आपको बता रखा है कि वो हॉर्स रेस के लिए हॉर्सेस रखते हैं। प्रीवियस ईयर में इस बिज़नेस से उन्होंने 10,50,000 रुपये अर्न करे और इस आय की गणना में उन्होंने 3 लाख, ये मिस प्रिंटिंग है, इंग्लिश में 3 लाख दे रखा है और हिंदी में 30,000 दे रखा है, तो इसको मैंने ठीक कर दिया है। ये 3 लाख रुपए जो हैं ये एक्सपेंस के रूप में डिडक्ट नहीं किए गए हैं और ये इसी व्यापार से संबंधित हैं। दूसरा, पिछले वर्षों में उनको घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने के उपयुक्त व्यवसाय के संबंध में डूबत ऋण के लिए 50,000 की कटौती स्वीकृत की गई थी। उसमें से गत वर्ष में उनको 20,000 रुपये रिकवर हो गए और इसे उन्होंने उपयुक्त आय यानी कि 10,50,000 की आय में इंक्लूड नहीं किया। तो इसे हमें इंक्लूड करना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में उसे इस 50,000 की छूट कटौती के रूप में मिल गई थी। अब चूँकि उसमें से ही 20,000 पुनः वसूल हो गया है, तो इसे हमें इनकम के अंदर इंक्लूड या ऐड करना होगा। देन वे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में पदेन अध्यक्ष हैं। वो एक ऑफिस बेरर हैं एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन्हें 40,000 पर मंथ सैलरी मिली है और 12,000 पर मंथ के हिसाब से भत्ता यानी कि अलाउंस मिले हैं। देन वे LIC के अधिकृत अभिकर्ता भी हैं, यानी कि वो ऑथोराइज्ड एजेंट हैं LIC के। प्रीवियस ईयर में उनको 28,500 का कमीशन नया बीमा लाने के लिए और रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण से 19,000 का कमीशन बीमा के नवीनीकरण से उन्हें प्राप्त हुआ है। इस संबंध में किए गए व्ययों के लिए वे किसी प्रकार का कोई भी लेखा नहीं रखते हैं और उसने यह संपूर्ण व्यवसाय जुलाई से दिसंबर 19 के बीच किया है। देन इन लास्ट पॉइंट, पिछले वर्ष में उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी की खाली भूमि को बेचने के लिए ब्रोकर यानी कि दलाल का काम भी किया था और इससे उनको ब्रोकरेज के रूप में 95,000 रुपये मई 2019 में प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए पढ़ दिया है, सो दैट अभी हम जब इसकी कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में इससे संबंधित सारे के सारे पॉइंट्स रहेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी जो हॉर्स रेस की इनकम है, इसको इसके अंदर आपको शामिल करना होगा। यहाँ पर क्या है कि जैसे घुड़दौड़, लॉटरी, वर्ग पहेली, ताश, जुआ, शर्त, अन्य कोई खेल या दौड़ों की जो आय होती उसे तो हम कैजुअल इनकम मानते हैं, आकस्मिक आय। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये घोड़े जो है, घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से इसको ये आई हुई है, तो इसकी ये बिजनेस इनकम है। रिमेंबर, हॉर्स रेस के लिए हॉर्सेस को रखने से जो इनकम होती है वो बिजनेस इनकम होती है, ना कि कैजुअल इनकम। ओके, तो ये इसकी ऐसी बिजनेस इनकम है जो कि किसी और शीर्षक में टैक्सेबल नहीं है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही शामिल किया जाता है। तो आप इसमें इनर कॉलम में अंदर ही लिख देंगे 10,50,000 रुपये।
देन जैसा कि मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन डिस्कस करते समय ही बता दिया था कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड जो है 20,000, क्योंकि इसके पहले पिछले वर्षों में छूट मिल चुकी है और अब ये पुनः इसकी रिकवरी हो गई है, इस कारण से इसको गत वर्ष की इनकम में हमें ऐड करना होगा। तो 10,70,000 आपके पास इनको जोड़ने से आ जाएगा। देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस, ये 3 लाख रुपए जो इसके इस व्यवसाय से रिलेटेड थे, इस व्यवसाय के खर्चे थे, इनको यहाँ पर घटाया गया है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो ये खर्चे हैं ये घुड़दौड़ हेतु घोड़े रखने का इस व्यक्ति का ये बिजनेस है। इस बिजनेस के लिए यदि कोई व्यय किए जाते हैं तो इनके संबंध में कटौती जो होती है वो अलाउड होती है, स्वीकृत होती है, ठीक है। लेकिन जब हम आकस्मिक आय या कैजुअल इनकम की बात करते हैं, कैजुअल इनकम को प्राप्त करने के संबंध में जो खर्चे किए जाते हैं, जैसे कि हम राशि को दांव पर लगाते हैं या लॉटरी की टिकटों को खरीदते हैं या पुरस्कार को वसूलने के खर्च करते हैं, तो कैजुअल इनकम के लिए किसी भी खर्चे की छूट या स्वीकृति नहीं दी जाती, वहाँ पर खर्चे अस्वीकृत होते हैं। लेकिन चूँकि ये घुड़दौड़ हेतु घोड़े रखने के व्यय हैं तो ये अलाउड माने जाते हैं, ठीक है। देन सैलरी फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी हमें क्वेश्चन के पॉइंट्स जो डिफरेंट दे रखे थे उसके अंदर बता रखा था कि इससे 40,000 प्रति माह की दर से तो सैलरी मिलती है और 12,000 प्रति माह की दर से इसे अलाउंस या भत्ता प्राप्त होता है। तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करके सैलरी और अलाउंस की राशि दिखा देंगे। 4,80,000 सैलरी, देन 1,44,000 अलाउंस। ओके, तो ये आपका सैलरी एंड अलाउंस का पॉइंट हो जाएगा। देन ब्रोकरेज की अमाउंट आपको दे रखी है। ब्रोकरेज यानी कि दलाली का जो वैल्यू दे रखी है, जो प्राप्त राशि है वो 95,000 रुपये है, 95,000 रुपीज़। यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी है, मैंने नीचे इसको वर्किंग नोट के अंदर मेंशन कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट। आप इसको यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट वर्किंग नोट के अंदर ब्रोकरेज की जो राशि होती है, दलाली यानी कि यदि ये 15,000 से एक्सीड करती है, 15,000 से ज़्यादा होती है, तो हमें इसको ग्रॉस करना पड़ता है। ब्रोकरेज की प्राप्त राशि जो है यदि 15,000 से ज़्यादा है तो इसे हमको ग्रॉस बनाने के लिए 100/95 करना होता है, क्योंकि 15,000 से ज़्यादा दलाली होने पर 5% की दर से TDS की कटौती की जाती है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। यदि ब्रोकरेज की राशि जो है वो 15,000 से ज़्यादा है तो उस स्थिति में 5% की दर से TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो इसको हम 5% की दर से TDS काट लेते हैं जब 15,000 से ज़्यादा होती है। अब चूँकि हमें प्राप्त राशि दी गई है, प्राप्त राशि से हमको कर योग्य राशि की गणना करनी है, तो ऐसी स्थिति में अमाउंट रिसीव्ड को 100/95 करके आप कर योग्य राशि इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्रोकरेज आपको क्वेश्चन में 95,000 दे रखी है उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करके 95 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास से 1 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। देन कमीशन फ्रॉम LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यदि इससे कोई कमीशन प्राप्त हुआ है तो इस स्थिति में भी इसके संबंध में एक नियम है जो कि मैंने वर्किंग नोट में नीचे लिख दिया है। यहाँ आप इसको देख लीजिए एक बार। बीमा एजेंसी से प्राप्त कमीशन की राशि 15,000 से ज़्यादा हो तो 5% की दर से TDS काटा जाता है, जैसा अभी हमने ब्रोकरेज में देखा। लाइकवाइज इंश्योरेंस कंपनी से यदि कमीशन की राशि 15,000 से ज़्यादा प्राप्त होती है तो 5% की दर से TDS काटा जाता है। इसका मतलब जो राशि हमको एक्चुअल में रिसीव होगी वो 5% TDS काटने के बाद जो वैल्यू होगी वो रिसीव होगी। तो हमें यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए उस प्राप्त राशि को 100/95 करते हुए
उसको ग्रॉस कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको हमने ग्रॉस कर लिया है 28,500 इंटू 100/95 इन 30,000 एंड रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस से 19,000 इंटू 100/95 20,000। सो 50,000 टोटल इसको कमीशन LIC से प्राप्त हुआ है। देन एक यहाँ पर एडहॉक डिडक्शन दी जाती है। एडहॉक डिडक्शन को हिंदी में तदर्थ छूट कहा जाता है। इससे संबंधित नियम भी यहाँ मैंने लिख दिया है। एडहॉक डिडक्शन क्या होती है? यदि किसी एजेंट को प्रीवियस ईयर में जो कमीशन प्राप्त हुआ है उसकी राशि 60,000 से ज़्यादा नहीं है और वो ऐसे कमीशन की आय प्राप्त करने के लिए किए गए व्ययों का पूरा हिसाब नहीं रखता, तो उसको, यदि तो नया बीमा है तो कमीशन की इनकम का 50% एक्सपेंस मानकर छूट दी जाती है, और यदि बीमा नया नहीं है, नवीनीकरण से प्राप्त कमीशन है, तो उस इनकम का 15% व्यय के रूप में उसकी हमको छूट देनी होती है। अगर हमको दोनों तरह के बीमों पर कमीशन अलग अलग ना दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको दोनों कमीशन अलग अलग बता रखे हैं, सपोज़ आपको दोनों तरह के कमीशन अलग अलग नहीं दे रखे हों, तो ऐसी कंडीशन में जो प्राप्त कमीशन होता है उस इनकम के 1/3 यानी कि 33.33% के बराबर खर्चा निकालकर उसकी हम एडहॉक डिडक्शन दे देते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली कि टोटल डिडक्शन जो है एडहॉक डिडक्शन वो ₹20,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और ये भी सारे नियम हमने उस स्थिति में पढ़े हैं जबकि वो अपने व्ययों के लिए पूरा हिसाब नहीं रखता है। ठीक है, तो ऐसा हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि वह अपने व्ययों का पूरी तरह से हिसाब अच्छी नहीं रखता है। तो यहाँ पर जो ये रूल मैंने लिखे हैं ये अप्लाई होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमको लेस कैसे करना है। एडहॉक डिडक्शन 30,000 और 20,000, टोटल 50,000 आपकी कमीशन फ्रॉम LIC है, 30,000 न्यू बिज़नेस से और 20,000 रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस से। 30,000 नया बिज़नेस लाने से या न्यू इंश्योरेंस और 20,000 रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस। अब जब हम एडहॉक डिडक्शन की बात करते हैं तो ग्रॉस अमाउंट जो है 30,000 प्राप्त हुआ है इसको 28,500 नए बीमा से, लेकिन एक्चुअल में सकल राशि जिसको हमने 100/95 करके कैलकुलेट करा है यानी कि 30,000 का 50% यहाँ पर एडहॉक डिडक्शन के रूप में स्वीकार किया जाएगा नए बीमे के संबंध में। एंड फॉर रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस इट विल बी 15% ऑफ 20,000, 20,000 का 15% आप निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा नीचे से कट हो रहा है, तो 15,000 प्लस ये आ जाएगा आपका 3,000, टोटल 18,000। 15 और 3 18,000 आप लेस करके 32,000 बाहर लेंगे कमीशन फ्रॉम LIC। और इस तरह से आपका जो टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट विल बी 15,26,000। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हॉर्स रेस के लिए घोड़े रखने का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। देन ब्रोकरेज का आपके पास पॉइंट आ गया 15,000 से ऊपर वाला। कमीशन से रिलेटेड भी 15,000 की लिमिट आपके पास यहाँ रूल में, ये रूल भी यहाँ अप्लाई हो गया। एंड एडहॉक डिडक्शन का पॉइंट भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार करके देखिए और रूल्स को भी आप समझने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आज हम इतना ही करेंगे। फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।